गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं पटेल नीलम कर्णावती विद्यालय में आप सभी का स्वागत करती हूँ। स्टैंडर्ड 9 चैप्टर 10 भारत के अंग, जिसमें आज हम स्थानीय स्तर पर शासन व्यवस्था क्या होती है इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। केंद्र सरकार की विविध जवाबदारियों के बीच एक ही स्थान से समग्र देश का संचालन करना अत्यंत कठिन और मुश्किल है। जो हमारी केंद्र सरकार होती है वह अपनी अलग अलग प्रकार की जवाबदारी किसी एक ही जगह से करती है, परंतु देश का संचालन किसी एक जगह से करना बहुत ही मुश्किल और कठिन का कार्य होता है। उसमें कितनी ही अलग अलग प्रकार की समस्या उत्पन्न होती रहती है, जिसका निराकरण केंद्र सरकार को करना पड़ता है। अलग अलग समस्याएं, आवश्यकताएं, अपेक्षाएं तथा विपुल जनसंख्या की अनेक आकांक्षाओं का सुचारू और स्वीकार्य समाधान समयानुसार हो, इस उद्देश्य से सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया है। जैसा हमने अभी देखा कि इसमें अलग अलग प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाती है, अलग अलग प्रकार की ज़रूरत उत्पन्न होती है, कितनी सारी अपेक्षाएं होती है और इन सभी का समाधान करके इस उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाता है। प्रशासनिक सरलता, सुगमता तथा मितव्ययी प्रशासन के उद्देश्य से स्थानीय स्वराज की संस्थाओं का उद्भव हुआ है। गांव, नगर या महानगरों का प्रशासन चुने हुए अपने प्रतिनिधियों द्वारा स्थानीय स्तर की संस्थाओं में हो, उसे स्थानीय स्वराज की संस्थाएं कहते हैं। भौगोलिक प्रादेशिक विस्तारों को प्रशासनिक सरलता के लिए विभाजित करके उन्हें स्थानीय जवाबदारी तथा कार्य सौंपकर प्रशासन की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। इसके अनुसार शहरी विस्तारों में नगर पालिका, महानगर पालिका तथा महानगर निगम ये स्थानीय स्वराज की संस्थाएं हैं। ये सभी क्या है? स्थानीय स्वराज की संस्थाएं हैं, एक मेगा सिटी है। इसी प्रकार ग्राम्य विस्तारों में ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत तथा जिला पंचायत मुख्य हैं। जो गांव के विस्तार होते हैं उसमें ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत और जिला पंचायत कार्य करती हैं। स्थानीय स्वराज की संस्थाओं का प्रशासन, जिसमें ग्राम्य स्तर के चुनाव, मतदान, कर्तव्य, अधिकार, जवाबदारी, प्रशासन तथा सत्ता पक्ष या विरोध पक्ष की भूमिका के बारे में प्रशिक्षण प्राप्त होता है। ये सभी क्या है? राज्य कक्षा स्तर के ये सभी प्रशिक्षण होते हैं। स्व विकास का अवसर मिलता है, विकास करने का अवसर प्राप्त होता है। इन संस्थाओं में योजनाओं के अमल में कानूनों की विसंगतता के कारण निचले स्तर पर उत्पन्न होने वाली समस्याओं को समझकर ऊपरी स्तर पर उन्हें लागू करने से पूर्व योजनाओं के संदर्भ में पूरी सावधानी, निरीक्षण तथा आवश्यक सुधार के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त होता है। इसीलिए स्थानीय स्वराज की संस्थाओं को लोकतंत्र की प्रशिक्षणशाला तथा प्रशासनिक सुधार की प्रयोगशाला कहा जाता है। इसमें शुरुआती दौर पर सुधार होते रहते हैं। 1992 से समग्र देश में एक समान पंचायती राज तथा शहरी स्वशासन की संस्थाएं अस्तित्व में आई हैं। इसके बाद क्या है? पंचायती राज का त्रिस्तरीय स्वरूप। इसमें 3 स्तर के स्वरूप होते हैं, जिसमें पहला है ग्राम्य स्तर पर स्वशासन की संस्थाएं, जो ग्राम्य स्तर पर होती है संस्थाएं। ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत तथा जिला पंचायत यह त्रिस्तरीय प्रशासनिक स्वरूप है। इसमें 3 प्रकार की पंचायत का समावेश होता है: ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत और जिला पंचायत। प्रत्येक संस्था नीचे से ऊपर की ओर परस्पर संबंधों से जुड़ी हुई है।
ये सब संस्थाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। पंचायती राज्य में सभी स्तरों पर स्थानीय विकास कार्यों, योजनाओं तथा कल्याणलक्षी कार्यक्रमों का आर्थिक कार्यक्षम रूप से पूर्ण किया जा सके, इसके लिए इन्हें आवश्यक वित्तीय सहायता तथा साधन सामग्री के रूप में सहायता प्रदान की जाती है। ये सभी कार्य पंचायती राज के स्तर पर होते हैं। जिला पंचायत तथा उसकी विविध समितियों के अध्यक्ष होते हैं, जबकि प्रशासनिक प्रमुख जिला विकास अधिकारी होता है। जिला पंचायत का कार्यालय जिला मुख्यालय में होता है। तालुका पंचायत के चुनाव में निर्वाचित नेता तालुका पंचायत प्रमुख कहलाता है, वह तालुका का प्रमुख होता है। जबकि प्रशासनिक प्रधान तालुका विकास अधिकारी TDO होता है। निचले स्तर पर ग्राम पंचायतों में सरपंच के रूप में चुना हुआ जनप्रतिनिधियों का नेता होता है, जो जनता के द्वारा चुना जाता है, उसे सरपंच कहते हैं। तथा प्रशासनिक प्रमुख तलाटी कम मंत्री यानी कि सचिव, जो ग्राम पंचायत का प्रशासन संभालता है, ग्राम को संभालता है। गुजरात की जिन ग्राम पंचायतों में सर्वसम्मति से चुनाव का त्याग कर सरपंच की सर्वमान पसंदगी होती है, तो ऐसे गांव को समरस गांव के रूप में घोषित करके विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इसके बाद है ये आप टेबल देख रहे हो, जिसमें भारतीय संविधान के बारे में बताया गया है। इसके बाद दूसरा है शहरी स्वशासन की संस्थाएं, मतलब शहर विस्तार की संस्थाएं। 74वें संवैधानिक सुधार के द्वारा शहरी विस्तारों के लिए जनसंख्या के अनुपात के आधार पर स्थानीय स्वराज की संस्थाओं की व्यवस्था की गई है। इसमें शहरी विस्तारों में जनसंख्या मतलब कि जनसंख्या के आधार पर अलग अलग स्थानीय स्वराज की संस्थाओं की रचना की गई है, उनकी व्यवस्था की गई है। प्रथम स्तर पर नगर पालिका, द्वितीय स्तर पर महानगर पालिका और तृतीय स्तर पर महानगर निगम है। इसमें पहले स्तर पर कौन है? नगर पालिका, दूसरे स्तर पर महानगर पालिका और तीसरे स्तर पर है महानगर पालिका मतलब कि मेगा सिटी। इन तीनों स्थानीय स्वराज की संस्थाओं में राजकीय कार्यपालिका में निर्वाचित बहुमति वाले भाग का नेता जो मेयर कहलाता है तथा विविध समितियों के चेयरमैन तथा बोर्ड के अनुसार चुने कॉर्पोरेटर होते हैं। बोर्ड के अनुसार कॉर्पोरेटरों की संख्या में महिला प्रतिनिधियों तथा आरक्षित जातियों के सीटों के आरक्षण का प्रमाण बनाए रखने का प्रावधान किया गया है। इसमें कितनी ही सीटें महिला के लिए और कितनी ही सीटें अलग अलग जातियों के लिए भी आरक्षण रखी गई है। इन सब का प्रावधान हमारे संविधान में मिलता है। विविध समितियों विकेंद्रीकरण के आधार पर अलग अलग क्षेत्रों में कार्यों की जवाबदारी को उठाती है। वह अपने अलग अलग विकेंद्रीकरण के आधार पर उन्हें जो क्षेत्र प्राप्त होता है उस क्षेत्र की वो कार्य की जवाबदारी निभाते हैं। नगर आयोजन, जमीन संपादन, रास्ते, पुल, फ्लाईओवर, ब्रिज का निर्माण, पानी आपूर्ति का प्रबंध, सफाई, गटर व्यवस्था का प्रबंध, मकानों का निर्माण, पर्यावरण सुरक्षा, अग्निशामक सेवा, शिक्षण स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं की उपलब्धि, सांस्कृतिक शैक्षणिक तथा सौंदर्यपूर्ण मनोरंजन स्थिति में शहरी विकास, स्नानगृह तथा कब्रस्तानों का विकास तथा निभाव, झोपड़पट्टी विस्तार उन्मूलन, ऐसे अनेक प्रजा कल्याणकारी तथा सुखमय जीवन से संबंधित कार्य स्थानीय शहरी स्वराज की संस्थाएं करती है। ये सभी कार्य स्थानीय स्वराज की संस्थाओं का होता है। ये कार्यों
लोगों के पास से प्राप्त दान पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर तथा लोगों के पास वसूल किए गए कर तथा सरकारी अनुदान में से किया जाता है। महानगर पालिका के प्रशासनिक भाग का प्रमुख म्यूनिसिपल कमिश्नर होता है तथा अधीन तकनीकी तथा प्रशासकीय विशेषज्ञ जोनल अधिकारी तथा अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी तंत्र सतत कार्यशील रहते हैं, सतत कार्य करते रहते हैं। अगर चुने हुए भाग तथा प्रशासनिक भाग के बीच खुले मन से संकलन स्थापित करके पक्ष के हित में स्थान पर लोकहित के कार्य किए जाएं तो शहरों का विकास होगा। इसके बाद है न्यायपालिका। भारतीय संविधान में भारत के नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक तथा राजकीय न्याय प्राप्त हो ऐसे उच्च आदर्शों को स्वीकार किया गया है, जिसमें हमारे भारत के संविधान में सभी नागरिकों को उनके न्याय प्राप्त हो ऐसा प्रावधान स्वीकार किया गया है, जिसमें सबको विकास के लिए समान अवसर, सबके साथ समान व्यवहार द्वारा शोषण मुक्त न्याय समाज की रचना करने का उद्देश्य संविधान में स्वीकार किया गया है, जिसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, सबको समान रूप से अवसर प्राप्त हो सके। राज्यों के कानूनों का नागरिकों को पालन करवाना। अगर कोई नागरिक इन कानूनों का उल्लंघन या भंग करता है तो उसे सजा देना न्यायालय का कार्य है। देश का संविधान यह देश का मूलभूत कानून है। जो देश का संविधान होता है वही देश का मूलभूत कानून माना जाता है। देश का प्रशासन संविधान के अनुसार ही होता है या नहीं, यह देखना न्यायालय का कार्य है। देश का कानून संविधान के साथ सुसंगत है या नहीं, इसकी जांच करने का भी काम न्यायालय का है। अगर बनाए गए कानून संविधान से सुसंगत न हो तो ऐसे कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर उसे रद्द करने की सत्ता न्यायालय को प्राप्त है, वह उसे बदल भी सकती है। संघीय शासन में घटक राज्यों तथा केंद्र के बीच सत्ता तथा कार्यों का विभाजन किया गया है, अलग अलग कार्य सौंपे गए हैं। प्रत्येक घटक राज्य तथा केंद्र सरकार अपने अपने निर्धारित कार्य क्षेत्रों में रहकर ही काम करे तथा एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप न करे, यह देखने का कार्य भी न्यायपालिका का होता है। केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच टकराव या मतभेद उत्पन्न हो तो उसका निराकरण सर्वोच्च न्यायालय करता है। भारत में एक सूत्री, सुगठित तथा रैखिक न्यायतंत्र है। न्यायतंत्र में सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, बीच में राज्यों में उच्च न्यायालय तथा निचले स्तर पर ट्रायल कोर्ट, दीवानी तथा फौजदारी न्यायालय तथा अन्य अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। इसका स्वाध्याय आपको होमवर्क में करना होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।